10वीं वर्ग के मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबों को बहुत बहुत सुप्रभातम। इस आशा के साथ कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ आप अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज की आपकी कक्षा की शुरुआत करता हूँ और ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि आप सब परिवार स्वस्थ रहें और इस विकट परिस्थिति से हम सभी उबरे और फिर आपस में मिले, और जब मिले तो हमारे अंदर असीम उत्साह हो अपने कार्य को और तीव्रता प्रदान करने के लिए। आज की इस कक्षा में मैं आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत चैप्टर 2 फेडरलिज्म के संबंध में बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो फेडरलिज्म पर आधारित है। फेडरलिज्म में भी एक टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि फेडरलिज्म एक प्रकार की प्रणाली है सरकार की, प्रशासन तंत्र की, और इसमें आपने देखा है कि 2 या 2 से अधिक स्तरों पर सरकारें कार्य करती हैं। आपने बेल्जियम का उदाहरण देखा जहाँ पर यूनिटरी सिस्टम थी और बेल्जियम ने अपने इस सिस्टम में सुधार लाकर फेडरलिज्म को अपनाया। श्रीलंका में तमिल नेताओं के द्वारा फेडरलिज्म को अपनाने पर बल दिया गया, जोर दिया गया, इसके लिए प्रदर्शन किए गए और यहाँ तक कि श्रीलंका को गृह युद्ध में उलझना पड़ा। लेकिन लंबे अरसे तक श्रीलंका की सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। किंतु जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी से पूर्व ही हमने अपनी नीति को लेकर सजगता बरती और इस नीति के लिए हमने संविधान तैयार किया और इस संविधान के माध्यम से हमने अपने देश की रूपरेखा तय की, चाहे वह प्रशासनिक हो या नागरिकों से संबंध रखने वाली बातें हों। सबों के संदर्भ में हमने अपने संविधान के अंदर व्यापक चर्चा की और अपने देश को हमने फेडरलिज्म की ओर ले जाने का एक सफल प्रयास अपने संविधान के माध्यम से किया। तो इसी क्रम में यह प्रश्न हमारे समक्ष उठता है कि आपके देश भारतवर्ष में, हमारे देश भारतवर्ष में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो परिलक्षित करती हैं कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। संविधान में भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट के नाम से जाना गया है। भारत को फेडरेशन कहा गया है। यूनियन ऑफ द स्टेट्स यह साबित करता है कि यहाँ पर 2 से या 2 तरह की सरकारें कार्य करती है। भारत का जो यूनियन है वह पूर्णतया फेडरलिज्म पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें 2 तरह की सरकारें कार्य करती हैं। प्रारंभ में जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान बना,
तब उसमें फेडरलिज्म की चर्चा थी, लेकिन उसमें 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की चर्चा थी, यानी 2 तरह की सरकारों की ही चर्चा थी। एक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की और दूसरी हर राज्य में काम करने वाली राज्य सरकारें। लेकिन आगे चलकर जैसे बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार कम्युनिटी गवर्नमेंट आई अस्तित्व में, वैसे ही भारत में तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ा गया और वह सरकार अपने यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि हमारे देश में 3 तरह की सरकारें कार्य करती हैं, यानी हमारी सरकारी व्यवस्था जो है वह 3 टायर लेवल की है। 3 टायर लेवल की है। 3 टायर लेवल के कारण यहाँ हम कहते हैं कि हमारे देश भारतवर्ष में संघवाद है। ऐसी अवस्था में भारत में केंद्र, राज्य और लोकल स्तर पर स्थानीय सरकारें कार्य करती हैं। इसके साथ साथ भारत के अंदर जितनी भी सरकारें काम करती है, सभी सरकारों की ज्यूरिसडिक्शन और उनके अधिकार क्षेत्र, उनके कार्य, उनकी सीमाएं सारी बांट दी गई है संविधान के अंतर्गत, और वे अपनी सीमाओं और अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करती हैं। तो ऐसी अवस्था में यह साबित करता है कि हमारे देश भारतवर्ष में फेडरलिज्म है और हमारा भारतवर्ष यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। जहाँ तक सरकारों के अधिकारों की बात है, कार्य क्षेत्र की बात है, तो संविधान में स्पष्ट रूप से 3 लिस्ट की चर्चा की गई है और इन 3 लिस्टों के साथ साथ एक चौथा लिस्ट भी है जिसकी चर्चा की गई है। पहला लिस्ट यूनियन लिस्ट है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, उसके कार्य क्षेत्र क्या क्या होंगे, इनके बारे में इसमें विस्तार से चर्चा है। और यूनियन लिस्ट के अंतर्गत 97 विषयों को चुना गया है जिस पर केंद्र सरकार कार्य करती है, कानून बनाती है और उसे लागू करती है। ऐसे ही राज्य सरकारों के लिए भी अधिकार प्रदान किए गए हैं, कार्य क्षेत्र प्रदान किए गए हैं, जिसे स्टेट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो संख्या है, इस लिस्ट में सूची है उनके कार्य क्षेत्र की, वह 65 है। बाद में से इसमें से कुछ विषय को निकाल करके तीसरी लिस्ट यानी कंकरेंट लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। कंकरेंट लिस्ट में अर्लियर 48 सब्जेक्ट्स थे, बाद में इसमें जो निकाला गया स्टेट लिस्ट से उसे इसमें जोड़ दिया गया। तो इस तरह कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें केंद्र और सरकार दोनों ही कानून राज्य सरकारें कानून बना सकती है। लेकिन यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बनाती है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून निरस्त हो जाता है। उस समय संभावना व्यक्त की गई कि जो अधिकार क्षेत्र या कार्य जो अभी नहीं दिख रहे हैं और संभव है कि भविष्य में वे आएंगे, तो ऐसी अवस्था में उनके लिए एक चौथी सूची बनाई गई जिसका नाम रेसिड्यूरी लिस्ट रखा गया। और आज टेक्नोलॉजी से संबंधित, आईटी से संबंधित, स्पेस से संबंधित बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको इन रेसिड्यूरी लिस्ट में रखा गया है। साथ ही साथ भारत की जो यूनियन टेरिटरीज है वह लिमिटेड पावर को इंजॉय करती है, उसको ज़्यादा अधिकार नहीं मिला हुआ है और यह यूनियन टेरिटरी जो है उसके ऊपर
केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। केंद्र सरकार के द्वारा यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश शासित किए जाते हैं। तो इस तरह भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। यहाँ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर सरकारों के अधिकारों कार्य क्षेत्रों का बृहद विवरण है। यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है। तो इस तरह से ये सारी बातें यह प्रदर्शित करती है कि हमारे भारतवर्ष में फेडरलिज्म है और हमारा भारतवर्ष फेडरलिज्म को पोषित करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो बिंदु व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री में जिन बिंदुओं को मैंने आपके समक्ष रखा बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। एक बार पुनः आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, स्वस्थ की आपकी कामना ईश्वर से करते हुए फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।